प्यारे बच्चों, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं किसी सब्जेक्ट में लाइक फिजिक्स में, तो आपको एक तरीका बताता हूं। आप एक कसम खा लो कि जब भी मैं फिजिक्स पढ़ने बैठूंगा तो आज कम से कम 20 पेज लिख लिख के भर के अपने डस्टबिन में डाल दूंगा। आप इतना ज्यादा लिखना स्टार्ट कर दो, फार्मूले फार्मूले क्वेश्चंस आंसर, पर लिख के पढ़ो। आप रीडिंग करके जब पढ़ोगे ना तो बच्चों साइंस कभी याद नहीं होती। हमेशा लिख के पढ़ना और ये टारगेट बनाना कि आज मैं 20 से 25 पेज लिखूंगा कम से कम। जब आप ये टारगेट बनाओगे और इसे इंक्रीज करोगे, देखना धीरे धीरे सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में कई चीजें चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसी बात को ध्यान रखते हुए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज 11th फिजिक्स का एक और ब्यूटीफुल चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नेम है बच्चों फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन को टोटल हम 5 वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें 5 वीडियोस में बच्चों फर्स्ट वीडियो जो होगा वो फ्रिक्शन थ्योरी का होगा, और जो लास्ट वीडियो है बच्चों डबल और ट्रिपल ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके बीच में जो भी वीडियोस होंगे उनके टॉपिक मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, हर चैप्टर में ही फ्रिक्शन काम आता है। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है फ्रिक्शन थ्योरी। प्यारे बच्चों, अब आप पूछोगे फ्रिक्शन थ्योरी में सर आप क्या क्या पढ़ाओगे। फटाफट हम इसे क्लासिफाई करते हैं, फिर वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फ्रिक्शन की थ्योरी में हम टोटल 5 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड में एंगुलर फ्रिक्शन एंड रिपोज, फोर्थ में डिफरेंट केसेस ऑफ फ्रिक्शन, और फिफ्थ में बच्चों पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस उसके बाद बच्चों सेकंड वीडियो में आएंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों कोई पूछे फ्रिक्शन क्या होता है तो जनरली लोग बोलते हैं अरे जो मोशन का अपोज करता है। कहना बिल्कुल नहीं, जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन का अपोज नहीं बोलना बच्चों आपको। आओ हम समझ के देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, आपको टेक्निकली कैसे बोलना चाहिए। मेरे पास देखो ये ब्लॉक है, इसका वेट mg, रिएक्शन n बना दिए मैंने यहां F फोर्स लगाया तो पीछे इस बॉडी को रोकेगी एक सरफेस, वो फ्रिक्शन F कहलाएगा। इस F और N का रिजल्टेंट S है, बीच में एंगल लैम्डा है। क्लियर। अब ये एस रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है। बच्चों मैंने पहले से कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 बेटे होते हैं, रिएक्शन और फ्रिक्शन। क्लियर। तो ये रिएक्शन हो गया और ये फ्रिक्शन हो गया, और ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है। तो जब भी कोई पूछेगा फ्रिक्शन क्या है, कहना रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है बच्चों। इज इट क्लियर? विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। बच्चों जो कुछ मैंने आपको समझाया, आओ इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो मैंने ये डायग्राम आपको बताया था। मैंने कहा था बच्चों इसके अंदर ये आपके पास है एक पुलिंग फोर्स F, ये mg, ये रिएक्शन और ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ये रहा। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट ही तो कहा था मैंने फ्रिक्शन होता है बच्चों। तो फ्रिक्शन को आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के देखते हैं अपन। तो आप लिखिएगा लाइन में बच्चों, इट इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। यही तो मैंने कहा था, पैरेलल कंपोनेंट है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। बच्चों फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। आओ बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ते हैं नेचर ऑफ फ्रिक्शन। नेचर ऑफ फ्रिक्शन को डिटेल में समझने के लिए मैं कुछ देर बाद आपको पढ़ाऊंगा बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। सिर्फ इनके पॉइंट्स आप लिख लीजिए बच्चों। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एक्टिंग फोर्स है। अगर पुलिंग या पुशिंग फोर्स नहीं होगा तो नहीं लगेगा, लगाओगे तो सेल्फ एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बच्चों, ये पुलिंग फोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है अप टू सम लिमिट, इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। थर्ड बोलना है हैज लिमिटिंग वैल्यू। फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है म्यू mg, ये लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता बच्चों। ये अब हम समझेंगे। और फिर फोर्थ में लिखना है फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर का मतलब होता है बच्चों इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन होता है। ये 4 फैक्टर्स है जो हमें आगे जाके डिटेल में समझने हैं। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में ज्यादा आ पाएगा बच्चों। कॉपी। डियर स्टूडेंट्स, अपने इंडेक्स का हम टाइप 2 देखते हैं, जिसका नाम होगा बच्चों टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। कि कौन कौन से टाइप का फ्रिक्शन होता है और उसका ओरिजिन क्या है, होता क्यों है। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन 2 टाइप्स का लिखना है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में हो, पर बच्चों बॉडी रेस्ट में हो पर उस पर देयर मस्ट बी सम पुशिंग और पुलिंग फोर्स, फिर भी रेस्ट में हो तो स्टैटिक होता है। ऐसे रखी हुई बॉडी का स्टैटिक कभी नहीं होता, तो जीरो फ्रिक्शन बोलना है। पुलिंग या पुशिंग फोर्स और रेस्ट में हो, जैसे आप एक एलिफेंट को पुश करो तो एलिफेंट आपसे हिलेगा नहीं, पर आपने पुश किया तो नीचे फ्रिक्शन आ जाएगा।
आपने पुश ही नहीं किया ना पुल किया, तो एलिफेंट बैठा तो फ्रिक्शन जीरो बोलना है। हाँ, फिर है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी इन मोशन होती है बच्चों। ये आपको टू टाइप्स का बताना है बच्चों, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। एक फिसलने वाला स्लाइडिंग और एक रोलिंग फ्रिक्शन। ये है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। मुझे लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि फ्रिक्शन आखिर आता ही क्यों है, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो दो वजह बतानी है बच्चों। देखो ये डायग्राम देख रहे हो, ये नीचे की सरफेस रफ है, ऊपर ये बंदा इसको पुश कर रहा है। देखो जब पुश करेगा तो ऊपर की भी रफ है। तो जो रफ सरफेस पे पहाड़ से होते हैं ऊंचे से, इसको एलिवेशन कहते हैं और गड्ढे को डिप्रेशन कहते हैं। जब बॉडी चलती है तो एलिवेशन डिप्रेशन आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। ये हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था। तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरलॉकिंग ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये पहला रीजन देके आना है आपको। और देखो गड्ढे पार गड्ढे पार। पर आजकल हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन का सेकंड रीजन, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। सेकंड हम ये बोलते हैं आजकल कि फ्रिक्शन में मॉलिक्यूल इंटरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन होता है, जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी चल नहीं पाती। ये दो रीजन आपको देने हैं। तो मुझे लगता है बच्चों फ्रिक्शन का बेसिक आपको क्लियर हुआ। आओ हम इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन देते हैं। कोई पूछेगा फ्रिक्शन, कहना सर इट इज अ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट रिएक्शन होता है। कहना बहुत मजा आया सर। और विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, ना कि मोशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, इसलिए ऐसा पाया जाता है बच्चों फ्रिक्शन। टाइप्स बिल्कुल क्लियर है आपके, इसका नेचर बिल्कुल क्लियर है आपको, और ओरिजिन भी क्लियर है। नेचर के सारे पॉइंट 15 मिनट बाद समझाए जाएंगे। मुझे लगता है बच्चों फ्रिक्शन का ये इंट्रोडक्शन आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिपोज। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और रिपोज क्या होता है। बच्चों देखो ये जो डायग्राम है ये मैंने बार बार आपको दिखाया था, जिसमें कैपिटल एफ पुलिंग फोर्स था, mg वेट था, कैपिटल एफ की वजह से फ्रिक्शन बना था। फ्रिक्शन जो होता है वो यहाँ बनाओ नीचे या यहाँ बनाओ, एक ही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रिक्शन यहाँ की जगह मैंने यहाँ बना दिया है बच्चों। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ये डायग्राम मैंने बनाया था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन चीज क्या होती है। आप कहना सा देखो कोई बॉडी रखी हो ना, तो सबसे पहले लोग उसे पुल करते हैं, उससे उसमें फ्रिक्शन आता है, mg वेट का रिएक्शन आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे होते हैं, एक फ्रिक्शन एक रिएक्शन। जब जमीन पे हम कॉन्टैक्ट करते हैं सरफेस पे, तो टू फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, फ्रिक्शन और रिएक्शन। ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स था बच्चों। ये लैम्डा जो है ना, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। डेफिनेशन खुद बनाना सीखो बच्चों इसकी आप। इट इज अ एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। खत्म। देखो मैं पूछूंगा व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कहना सर इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी डायग्राम को मैंने यहां दिखाया आपको। बोलो क्लियर हो गया बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद अगला स्टेटमेंट क्या आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज होती है। तो बच्चों आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, उसका टेंजेंट निकालो 10। जैसे मान लो ये 30 आया तो 10 30 वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो बोलना सर आपको ये एक ही स्टेटमेंट जो मैंने यहां लिखा है ये याद रखना, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको म्यू कहते हैं, जो किसी सरफेस के बारे में बताता है। बच्चों इस डायग्राम को लेकर दो ही बातें आपको याद करनी है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो 10 होता है, 10 लैम्डा, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो सरफेस की रफनेस की इंफॉर्मेशन आपको देता है। देखो बच्चों हम एक काम करते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं 10 लैम्डा। 10 लैम्डा होगा, जहां से लैम्डा मेजर किया गया वो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम उसे कह सकते हैं ये f/n होगा। बच्चों मैंने बोला ये जो 10 लैम्डा ना, इसी को म्यू कहते हैं। तो बच्चों यहाँ म्यू इक्वल टू हो जाएगा f/n। तो बच्चों यहाँ f इक्वल टू हो जाएगा म्यू n। तो ये कहलाता है बच्चों आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू n। n खुद mg होता है बच्चों, इसलिए हम इसको फ्रिक्शन को म्यू mg भी कह सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg, और वैसे म्यू n होता है, n यहाँ रिएक्शन का नाम है, तो mg का रिएक्शन n, तो n इक्वल टू mg हो गया। अब ये जो है इसी को म्यू कहते हैं। तो बच्चों अब दो बातें होगी, पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। इसका जो एंगल आएगा उसका 10 निकाल दो, ये 10 लैम्डा, उसी को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो सरफेसेस की रफनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
ये एफ बाई एन के इक्वल होता है, एफ इक्वल टू म्यू एन, एन एम जी है तो म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है। अब बच्चों तुम पूरी फिजिक्स पढ़ लो चाहे, ये रिएक्शन चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं कभी एफ फोर्स से प्रेस करूंगा तो यहाँ रिएक्शन चेंज होगा तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम पढ़ते हैं ना, तो बच्चों ये 3 टाइप्स का होता है। स्लाइडिंग का अलग होता है, काइनेटिक का अलग, रोलिंग का अलग। आप याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होते हैं, काइनेटिक थोड़े कम हो जाते हैं, रोलिंग और कम हो जाते हैं। तो बच्चों इसलिए स्लाइडिंग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा होगा और काइनेटिक का रोलिंग से ज्यादा होगा। तो अगर इनका ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, इसे आप याद रखना बच्चों। कॉपी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में आपको कैसे समझना है बच्चों, आप ये इंक्लाइंड सरफेसेस के लिए पढ़ते हैं। बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ये डस्टर है जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, शांति है देश में। मैंने हाथ को ऐसे किया, देखो डस्टर नीचे नहीं गिरा, इससे मैजिक। अबे मैजिक नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है। फिर मैंने ऐसे किया और गिरना स्टार्ट हो गया। तो इस इंक्लाइंड का वो एंगल जब बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए बच्चे, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। जैसे ये सरफेस जो है मेरे पास, जिसका नाम मैंने रखा है ए, बी और सी। तो बच्चों जो एसी सरफेस है ना, सपोज करो पहले ये हॉरिजॉन्टल थी, ये एम मास ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसे पिक किया, हो जा हो जा हो जा, इस एंगल पर आते ही ये स्लाइडिंग शुरू कर देता है, स्टार्टिंग कर देता है स्लाइडिंग का। तो जिस एंगल पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो जाए, उस थीटा को ही एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं बच्चों। याद रखना, यहाँ थीटा अल्फा आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके पास एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो बोलना एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कहना इंक्लिनेशन का वो एंगल जब बॉडी जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे, उसे बच्चों एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। देखो बच्चों मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रफ सरफेस विद हॉरिजॉन्टली सच दैट अ बॉडी केप्ट ओवर इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर दे बच्चों उस वक्त। तो याद रखना एंगल ऑफ रिपोज इंक्लिनेशन का एंगल होता है, उससे पहले बॉडी स्लाइड ही नहीं होती। हम टेढ़ा तो कर रहे हैं, उसको इंक्लाइन तो कर रहे हैं, पर बॉडी स्लाइड नहीं हो रहा, पर एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइड हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है स्लाइडिंग होना, वो थीटा जो होता है ना बच्चों, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। अब हम निकालना सीखते हैं उसे। बच्चों देखो, इसका वेट है mg, इसका रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा n, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों mg sin थीटा। यहां तक की बात क्लियर, पीछे इसको रोके कौन, फ्रिक्शन। ये फोर्स जस्ट बैलेंस है, इसके बाद जरा से भी करोगे तो गिर जाएगा बच्चों। तो इस केस में बच्चों हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं, हम लिख देते हैं F इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वेशन 1 और यहां लिखेंगे N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इक्वेशन 2। अब बच्चों इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं 1/2 का। तो F बाई एन, एम जी से एम जी गया तो वो आ जाएगा टेन थीटा। और पता है बच्चों एफ बाई एन को आप म्यू कहते थे, आपने पढ़ा था आज ही, एफ इक्वल टू म्यू एन। तो एफ बाई एन दुनिया में म्यू कहलाता है, वो यहां डाल देंगे बच्चों अपन। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा, हाँ तो थीटा हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स म्यू। तो दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों जो मैंने सीखा है। देखो बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये एंगल ऑफ रिपोज है। मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, किसी भी सरफेस का अगर आपको म्यू पता है तो बच्चों म्यू के साथ टेन इनवर्स म्यू निकाल लीजिए, वो ही एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या मांगना है कि हे भगवान म्यू दे दे, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बस वो आप पकड़ लो। और टेन इनवर्स म्यू का नाम ही थीटा होता है, इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो बच्चों दो चीजें पढ़ी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, और एंगल ऑफ रिपोज क्या था, टेन इनवर्स म्यू। बस खत्म, इतना से याद करना है। ये इंक्लिनेशन के लिए पढ़ा गया था और एंगल ऑफ रिपोज हमने जनरल पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने जनरल पढ़ा था बच्चों। क्लियर हुआ, कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपने इंडेक्स के हम टाइप 4 पे आ गए। देखो टाइप 1 में मैंने आपको क्या कराया था, मैंने कराया था बच्चों टाइप 1 में कराया था फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन। टाइप 2 में कराया था बच्चों टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन आया है क्यों। और टाइप 3 में मैंने अभी आपको बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। और बच्चों हम टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ फ्रिक्शन। देख बच्चे, फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, बोल एफ इक्वल टू म्यू एन, मेरी बात पे ध्यान दे, म्यू एन, एन होता है रिएक्शन। बच्चों डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एन होते हैं, उससे डिफरेंट फ्रिक्शन आ जाते हैं। करो सर जरा बताओ कैसे, तो आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। देखो बच्चों
सबसे पहले इसका वेट mg होगा और इसका जो रिएक्शन है बच्चों वो n होगा। हमसे पूछेगा इसमें फ्रिक्शन बताओ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? तो बच्चों डायलॉग मार के आना, इसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन के लिए कंडीशन है देयर मस्ट बी पुशिंग और पुलिंग फोर्स। देखो बच्चों मैं बताऊं, एक मैं खड़ा हूं तो मेरा फ्रिक्शन 0, मुझे आप पुश करो मैं खड़ा रहूं, हिल नहीं पाऊं क्योंकि मैं हैवी वन हूं, तो बच्चों नीचे फ्रिक्शन डेवलप हुआ है, उसे स्टैटिक कहते हैं। कि पुशिंग या पुलिंग फोर्स भी और बॉडी रेस्ट में भी है तब स्टैटिक है। अगर पुलिंग और पुशिंग ही नहीं है तो बच्चों इसका आंसर फ्रिक्शन 0 दे के आना था आपको, बेवकूफ नहीं बनना आप। देखो बच्चों इसका वेट कितना होगा तो बोलोगे mg, इसकी रिएक्शन कितना होगा बच्चों n, फ्रिक्शन का रिएक्शन n। मैंने यहाँ f डैश लगाया पर यहां लिखा कि ये बॉडी रेस्ट में है। हाँ अगर ये बॉडी रेस्ट में है बच्चों तो अब बैकवर्ड साइड में एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ, उसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों। तो इस केस में आप फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी f डैश इक्वल टू f, बस खत्म। हम थर्ड केस में आते हैं बच्चों। थर्ड केस में हमने क्या किया कि इसका वेट mg था बच्चों, मैंने ऊपर से अपवर्ड साइड से देखो इसके अपवर्ड सरफेस पे F फोर्स से प्रेस किया, हाँ तो अभी भी फ्रिक्शन 0 है क्योंकि पुशिंग और पुलिंग फोर्स नहीं है। प्यारे बच्चों मैंने यहां F डैश से पुल किया, इस F डैश नाम के फोर्स से पुल किया मैंने बच्चों, और पीछे जो बैकवर्ड साइड में फ्रिक्शन F आ गया और बॉडी मैंने बोला अभी भी रेस्ट में है। तो बच्चों इस केस में गेम होगा, यहां से आप रिएक्शन बना लीजिए n, तो बच्चों जो रिएक्शन होगा वो होगा mg प्लस f। एक तो हो गया ये क्लियर बात, रिएक्शन ये होगा तो फ्रिक्शन होगा म्यू n, तो म्यू n की जगह आप यूज कर लीजिए mg प्लस f, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों mg प्लस f। मेरी बात सुन, ये जो प्रेस किया ना फोर्स, तो f भी डाउनवर्ड है mg भी डाउनवर्ड है, तो इनके अपोजिट रिएक्शन है, तो यहाँ रिएक्शन चेंज हो गया, f प्लस mg हो गया, इसलिए बच्चों फ्रिक्शन यहाँ चेंज हो गया। ये थोड़ी कि ऑलवेज म्यू mg बोलते रहो, अबे म्यू mg तब होता है जब कोई पुलिंग या पुशिंग फोर्स ऊपर से भी नहीं लगाओ। जैसे सपोज कर मैंने इसको f फोर्स से पुल किया, इसका वेट mg है बच्चों, पुलिंग फोर्स f डैश है और इसके f डैश f यहाँ फ्रिक्शन लगा हुआ है इसके यहाँ। अब बच्चों यहाँ टोटल फ्रिक्शन वैल्यू पूछता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों देखो रिएक्शन यहाँ n आएगा, पर n कभी भी f माइनस mg मत लिखना, अगर f बड़ा और mg छोटा होगा तो बॉडी यहां से उठ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स टूट जाएगा बच्चों, और कॉन्टैक्ट फोर्स ही खत्म हो गया तो ना फ्रिक्शन बचेगा ना रिएक्शन बचेगा। तो बच्चों इसमें आपको एक काम करना है, आपको बोलना है n जो होगा वो तभी तक होगा जब mg माइनस f लिखेंगे, तब तक ही रिएक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन बच्चों इस केस में आपको यू हैव टू राइट, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख के आनी है म्यू और यहां लिख के आनी है बच्चों mg माइनस f, दिस इज द आंसर, ये फ्रिक्शन का आंसर होगा। तो फर्स्ट केस क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ क्लियर बच्चों। आए फिफ्थ केस पे देखें आप, अगर इस केस में वो बोलता है कि मैंने क्या किया, इस फोर्स को ऐसे लगाया F पे, हाँ किसी एंगल पर लगा दिया बच्चों, तो बच्चों प्यारे बच्चों देखो ये थीटा है, तो जो पुलिंग कंपोनेंट इस पे आएगा वो बच्चों आएगा F कोस थीटा, तो ये कंपोनेंट जो यहां आएगा वो आएगा F साइन थीटा, इसका वेट mg होगा और पीछे इसका फ्रिक्शन F होगा, और वो अभी भी कह रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है बच्चों तो पक्की बात है कि आपको यहां लगाना पड़ेगा F इक्वल टू म्यू n, और n यहां चेंज हो गया बच्चों क्योंकि रिएक्शन हो गया mg माइनस f साइन थीटा। अबे f का ये हो गया ना f साइन थीटा कंपोनेंट, तो mg माइनस f साइन थीटा, यहां था mg माइनस f, यहां f का कंपोनेंट है, तो रिएक्शन लिखेंगे अपन mg माइनस f साइन थीटा, वो वैल्यू यहां डालेंगे तो f इक्वल टू म्यू और यहां लिखेंगे fg माइनस f साइन थीटा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस में फ्रिक्शन चेंज होते जाएंगे बच्चों, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बोर्ड पे वापस मेरी बातों को, सबसे पहले नो पुशिंग नो पुलिंग, फ्रिक्शन 0। मैंने क्या किया बच्चों, ये बॉडी रेस्ट में है और मैंने पुलिंग फोर्स लगा रखा है, तो फ्रिक्शन और f डैश और f सेम हो जाएंगे और f हो जाएगा म्यू n और n mg हो जाएगा, कोई संकट नहीं है इसमें। मैंने F से प्रेस किया तो कहना सर मोदगिल सर प्रेस करने से उस बॉडी पे रिएक्शन चेंज हो गया और रिएक्शन चेंज होने से फ्रिक्शन चेंज हो गया, ये लॉजिक मत भूलना कभी जिंदगी में। कहना सर मजा आ गया, n हो गया mg प्लस f तो फ्रिक्शन म्यू n चेंज हो गया तो फ्रिक्शन चेंज हो गया। इसमें क्या होगा, F पुलिंग फोर्स है तो बच्चे कहीं F माइनस mg करते हैं, कहना नहीं, अगर F का फोर्स लार्जर हुआ तो ये बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ देगी और कॉन्टैक्ट छोड़ेगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स 0,
तो न रिएक्शन बचेगा ना फ्रिक्शन बचेगा। ये तभी पॉसिबल है रिएक्शन जब तक mg डोमिनेट करेगा f को, तो n हो गया mg माइनस f। अगर हम इंक्लाइंड पे पुल करेंगे तो ये f साइन थीटा है, तो रिएक्शन mg माइनस f साइन थीटा हो गया, तो फ्रिक्शन म्यू एन लगाओ, आंसर आएगा। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई? ये फ्रिक्शन के सिंपल केसेस हैं 5। अब हम 6, 7, 8 और करते हैं बच्चों, इसे कॉपी करें। बच्चों जो 6 केस है उसमें कहता है मैंने F फोर्स से बॉडी को प्रेस किया और फ्रिक्शन पूछा है, तो बच्चों अब ध्यान देना, इसका वेट होगा यहाँ mg, इसका रिएक्शन होगा n, वो चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, ठीक है बच्चों। मैंने और इसका कंपोनेंट इधर आएगा F कोस थीटा, जहां थीटा वहां F कोस, और ऊपर से एक फोर्स आएगा F साइन थीटा। प्यारे बच्चों F साइन थीटा और mg डाउनवर्ड्स है पर रिएक्शन ऊपर है, तो यहाँ रिएक्शन चेंज हो गया, वो बन जाएगा mg प्लस F साइन थीटा। ये रिएक्शन चेंज हुआ तो फ्रिक्शन होता है म्यू एन, तो यहाँ n पुट कर दीजिए, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू और ब्रैकेट में mg प्लस F साइन थीटा। दिस इज द आंसर, ये फ्रिक्शन है। तो बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रॉब्लम आता है उसमें रिएक्शन पकड़िए, और रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट सिचुएशन में फ्रिक्शन भी डिफरेंट होता है। ऑलवेज म्यू mg नहीं होता, म्यू mg तभी होता है जब कोई पुलिंग पुशिंग ऊपर वाला वर्टिकल कोई फोर्स वोर्स नहीं लगे हुए, तभी होता है। तो बच्चों ये पुशिंग फोर्स का 6 केस था, तो इसमें भी रिएक्शन चेंज हुआ, mg प्लस f sin थीटा इज द आंसर, कॉपी इट। बच्चों फ्रिक्शन के केसेस हम और देखते हैं 7th, 8th और 9th। फ्रिक्शन का कैसे कैसे यूज करना आपको समझना बच्चों। फर्स्ट केस पहले समझिए बेसिक, कि यहां कहता है ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अगर ये फ्रिक्शन लेस है बच्चों, तो कभी भी ये m मास या रेस्ट में नहीं रहेगा, ये डाउनवर्ड गिरेगा। जो गार्डन होता है वहां बच्चे स्लाइड करते हैं, जैसे स्लाइड पे बैठते हैं नीचे की तरफ चले जाते हैं, वो स्लाइड करते हैं, ये एज्यूम करते हैं वहां की लगभग फ्रिक्शन जीरो है वहां। तो बच्चों देखिए यहाँ इसका ये क्या करेगा बॉक्स, ये mg इसका वेट होगा, n इसका रिएक्शन होगा बच्चों, ये इसका रिएक्शन होगा n, ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों इस तरफ, वो कंपोनेंट आपके पास आएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। प्यारे बच्चों देखिए mg cos mg sin, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, देख जिधर थीटा होता है ना वो कोस मेजर करते हैं, क्योंकि इसको नीचे ले जा, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनता है हमेशा, तो ये दोनों सेम बनते हैं। तो mg cos थीटा n से बैलेंस हो गया, तो ये बॉक्स ऐसे ऐसे नहीं करेगा, पर mg sin थीटा एक अनबैलेंस फोर्स है जो बॉडी को पुल करेगा। तो बच्चों ये बॉडी में आप लिख सकते हैं कि जो mg sin थीटा है वो इसमें ma नाम का फोर्स लगाएगा, तो m से m उड़ गया, तो a इक्वल टू आप कह सकते हैं g sin थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर किसी बॉडी को आप स्लाइड पे रखते हैं तो a इक्वल टू जी sin थीटा। मेरी बात समझ, अगर तूने बॉडी को ऐसे छोड़ा तो a इक्वल टू जी वर्टिकली, और अगर स्लाइड पे छोड़ा तो a इक्वल टू जी sin थीटा। ये डिफरेंस याद रखना, वर्टिकली अगर ड्रॉप करते हो जैसे m मास है और बस वो वर्टिकली गिर रहा है तो सिर्फ a इक्वल टू जी बोलना है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है वो। पर अगर स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शन लेस पे तो जी sin थीटा। प्यारे बच्चों ये बॉडी है m मास का, पर बोला है कि ये बॉडी रेस्ट में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में बच्चों तो इस पे सारे फोर्स बैलेंस करने हैं आपको। तो आओ हम इसे समझते हैं, इस केस को कैसे करेंगे। ये बॉडी आपको दिया हुआ है रेस्ट में, ये ऊपर वाला मास, तो देखो बच्चों इसका वेट कितना होगा mg, ये इसका रिएक्शन होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, और बच्चों ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और बच्चों पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा। क्लियर आ गया? अब बच्चों अगर ये रेस्ट में तो आप कह सकते हैं कि m जो होगा वो mg sin थीटा होगा, खत्म। इसमें बैलेंस करना है, देखिए फ्रिक्शन लेस है तो ये गिरेगा नीचे g sin थीटा से, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, पर ये ब्लॉक रेस्ट में है बच्चों, और रेस्ट में तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करे। तो आपको 3 केस याद हो गए, फ्री फॉल a इक्वल टू जी, स्लाइड कराओगे g sin थीटा, अगर फ्रिक्शन है और रुका हुआ है इंक्लाइन सरफेस पे तो f mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। बच्चों थर्ड ये 9th केस जो बनाया है इसने, उसमें बोला है a से एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है और फ्रिक्शन भी है, तो इससे गुड क्वेश्चन बच्चों। पहले मैं इसको रब करता हूं फिर आप वो वाला कर लीजिए बच्चों। पहले देखिए बच्चों इस डायग्राम को हम इस तरफ बनाते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं बच्चों। वो मुझे कहता है कि मेरे पास इस 9th में एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये देखिए
थीटा एंगल पर। वो कहता है कि इसके ऊपर मैंने एम मास लगा दिया और यहां फ्रिक्शन जो है नॉट जीरो और सिस्टम ए से नीचे जा रहा है, ये सिस्टम नीचे भी जा रहा है, ए से ऐसे गिर रहा है। तो बच्चों नीचे गिरने का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछेगा आपसे। तो आओ बच्चों हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को। देखो बच्चों, इसका वेट mg, ये इसका वेट होगा, ये इसका रिएक्शन होगा n। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बच्चों यहां आ जाएगा mg cos थीटा। ये कंपोनेंट जो आएगा बच्चों यहां वो आएगा mg cos थीटा, और जो पुल करेगा कंपोनेंट बच्चों वो mg sin थीटा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा बच्चों। एक बात ध्यान रखना, देख mg cos mg sin, इसको क्लियर समझ लो। ये वाला ऐसे है तो इसको मैंने लिखा है mg cos थीटा, ये mg cos थीटा लिखा हुआ है बच्चों आपके लिए, और ये mg sin थीटा। mg sin थीटा पुल करेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, पर बॉडी ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है तो ये फोर्स इसको डोमिनेट करेगा। पहले फ्रिक्शन निकाल ले। फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? फ्रिक्शन होता है म्यू एन, पर इस केस में एन mg cos थीटा है तो फ्रिक्शन लिखेगा म्यू mg cos थीटा। ये अपनी कीप इट इन अपर पॉकेट, अपनी जेब में रख। अब देख बच्चों, इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे नाइन्थ में, ये वाला फोर्स बड़ा होगा तो हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू बच्चों लिखेंगे m में, तो यहां लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन को म्यू एन इक्वल टू m में, हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू, n की जगह ये पुट कर देंगे बच्चों, ये वाला n की जगह ये वाला mg cos थीटा, तो यहां पुट करेंगे mg cos थीटा इक्वल टू m में। आपको कितनी खुशी हो रही होगी बच्चों, ये m से m उड़ गया, तो जो बॉडी स्लाइड होगा नीचे की तरफ तो a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। दिस इज द आंसर, ये आंसर लिखना है बच्चों। अब आप देखो आपको कैसे बनना है, देख ऐसे छोड़ दे, a इक्वल टू जी, फ्रिक्शन लेस पे a इक्वल टू जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन वाले पे स्लाइड करोगे तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा करना था आपको बच्चों। ये पॉइंट याद रखना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बच्चों, अगर मान लो यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू जीरो होता, तो क्या बचता a इक्वल टू जी साइन थीटा, अभी हम करके हटे ना, तो फ्रिक्शन लेस पे जी साइन थीटा। जो बच्चे गार्डन में स्लाइड कर रहे हैं ना बच्चे, तो बोला करो अरे वो बच्चा गिर गया a इक्वल टू जी साइन थीटा से, हाँ, और फ्रिक्शन वाली सरफेस पे गिरेगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा से। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर हुई? कॉपी इट। डियर स्टूडेंट्स, 10th केस पता क्या कहता है? वो कहता है कि m मास का बॉडी है, इसको अपन ने ऐसे थ्रो किया ए एक्सेलरेशन से। देखो मेरी बात सुनो, इंक्लाइन सरफेस है ना, नीचे से काटो ऐसे फेंका, ये थोड़ी कि जिंदगी भर जाता जाएगा भगवान के पास, कुछ देर बाद वो बॉडी एम मास का रुक जाएगा, इसका मतलब बॉडी अपनी स्पीड कम कर रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में पूछता है रिटार्डेशन कितना होगा। देखो जब स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे से अपवर्ड थ्रो करते हैं इंक्लाइन सरफेस पे तो बच्चों रिटार्डेशन पूछता कितना होगा। आओ बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो mg वेट, n रिएक्शन, mg cos थीटा, और यहां हो गया बच्चों mg sin थीटा। हमने ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन दिया है तो पीछे फ्रिक्शन F लगेगा, तो बच्चों जो रिटार्डिंग फोर्स होगा, ये RF मैंने रिटार्डिंग फोर्स, वो होगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो बच्चों रिटार्डिंग फोर्स होगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह म्यू एन, तो रिटार्डिंग फोर्स होगा mg sin थीटा प्लस म्यू, और n देखो mg cos थीटा है तो n यहां आ जाएगा mg cos थीटा। तो बच्चों यहां से रिटार्डिंग फोर्स को लिख दो m में, m से m उड़ गया तो a इक्वल टू बच्चों g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं बोलना है इसको, रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना। देख बच्चे, ये 10th के 10 केस मैंने स्टडी किया, 10 केसेस, डिफरेंट केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू रिएक्शन के साथ चेंज होती है, उससे एक्सेलरेशन भी वेरी कर जाती है, रिटार्डेशन भी वेरी कर जाती है। तो आओ बच्चों हम इसको वापस एक बार छोट रिवाइज कर लें। सिंपल एम मास पढ़ाओ तो हमेशा बोलना फ्रिक्शन जीरो, क्योंकि उसमें पुशिंग या पुलिंग लगाना जरूरी होता है। हमने पुशिंग या पुलिंग लगाया, बॉडी रेस्ट में हो तो बच्चों फ्रिक्शन आएगा, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर हमने ऊपर से एफ से प्रेस किया, एफ से पुल किया, इंक्लाइन पुल किया, इंक्लाइन प्रेस किया, उससे सभी केसेस में रिएक्शन चेंज होगा, और रिएक्शन चेंज होने से बच्चों फ्रिक्शन चेंज होगा। कहना सर मजा आ गया यार। इंक्लाइन सरफेस की बात करोगे तो बच्चों ऐसे 4 स्टेप में स्टडी करना। कहना फ्री फॉल ए इक्वल टू जी, इंक्लाइन पे गिरोगे ए इक्वल टू जी साइन थीटा, अगर इंक्लाइन पे गिरोगे विद फ्रिक्शन तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा।
इंक्लाइंड पे अगर ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो रिटार्डेशन जी सेंटर प्लस म्यू जी cos थीटा। कहना सर मजा आ गया। बच्चों ये सारी बातें कीप इट इन अपर पॉकेट, और जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इसका यूज हम डायरेक्ट करा करेंगे। क्लियर? कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आओ इसे हम समझ के देखते हैं। देखो ये एक रोड है, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस बच्चे ने इसे पुश किया पर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इसको फ्रिक्शन ने रोका हुआ है, पर ये अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, जोर लगाते जा रहे हैं ये। उससे क्या होगा, कुछ देर बाद ये बॉडी मूव करेगी, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी मूव कर जाए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सर बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं, जिसको कुछ भी नहीं पढ़ना, सबसे कम पढ़ना और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, वो तो एक काम कर ले, एक बात रट ले, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब MSF। कहना ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। M से मैक्सिमम वैल्यू, S से स्टैटिक, F से फ्रिक्शन। कहना क्या बात है, भाड़ में जाए, तुम रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, सिर्फ आंसर याद कर लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन MSF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कहना सर याद ही हो गया तो यार बस खत्म, इतना तो लिखा है ना। हाँ बच्चों, और इधर से कुछ बच्चे चिल्लाए, ये थोड़े पढ़ने वाले थे, मुझे कहते सर डिटेल में समझाओ। तो बच्चों इनकी भी कदर करनी बहुत जरूरी है। तो आओ बच्चों, इन स्मार्ट बच्चे जो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला स्टेटमेंट सभी के लिए है MSF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। भाई ये तो याद कर लिया। अब बच्चों मैं इसे दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, और एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा बच्चों, उस ब्लॉक पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाऊंगा और फोर्सेस से उसे पुल करूंगा, और पीछे फ्रिक्शन डेवलप होगा, पर उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बदलेगा, पर अप टू सम लिमिट, उसके बाद बदलना बंद हो जाएगा। वो आप एग्जाम्पल देख के ही समझ पाओगे। तो पहला तो तरीका ये होगा, और सेकंड जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, इसको बच्चों ग्राफ से लिंक करूंगा। तो सेकंड पार्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो ना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, बच्चों मैं बचपन से ही ऐसा हूं। तो आओ बच्चों हम उस ब्लॉक वाले एग्जाम्पल को, जिसमें एक ब्लॉक पे मैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाऊंगा और उसे पुल करूंगा और उसका फ्रिक्शन बदलता जाएगा, पर अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद बदलना बंद हो जाएगा। जिस लिमिट तक चेंज होगा वहां तक स्टैटिक है, उसके बाद बॉडी चल जाएगा। कहना सर समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो? तो आओ बच्चों हम उस ब्लॉक वाले एग्जाम्पल को देख के अच्छी तरह से समझते हैं। बस 2 मिनट का एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए कि क्या होने वाला है। जैसे बच्चों मैं बोर्ड पे ये 4 केसेस आपके साथ ले रहा हूं, जिससे अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बच्चों। देखो कैसे, मैंने 10 kg की बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 था, ठीक है। फिर मैंने 10 न्यूटन लगाया, 20 और 25, और मैं इससे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। पर बच्चों आप चलते फिरते बोला करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, बस ये चलते फिरते बोलना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। कहना सर बताओ कैसे? देखो बच्चों हमें इससे इस क्वेश्चन में पूछेगा फ्रिक्शन बताओ कितना है, तो बच्चों बच्चे क्या करते हैं, वो कर जाते हैं फ्रिक्शन में म्यू mg, तो हमने भी म्यू mg कर दिया, म्यू 0.2, m 10 और g क्या नाम, m आपके पास 10 kg और g आपके पास 10 है। तो बच्चों ये आपके पास जो आएगा फ्रिक्शन वो आएगा 20 न्यूटन का। तो बच्चे दिखाते हैं इसमें फ्रिक्शन 20 है। तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम होगा कि धरती एक दिन में खत्म हो सकती है। क्यों? पुलिंग फोर्स 5 है और फ्रिक्शन 20 आया, तो ये गाड़ी बॉक्स पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो गया। मैं कार में रेस आगे दे रहा हूं, कार पीछे जा रही है, पीछे के लोग मर गए, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। फ्रिक्शन कभी पुलिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होता। ये जो कैलकुलेट आप करते हो बच्चों, ये लिमिटिंग है, मतलब इन 2 सरफेसेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, पर ये फ्रिक्शन वैल्यू नहीं है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इसमें उतना ही होगा जितना पुलिंग फोर्स है, F = 5 न्यूटन, बस दैट्स ऑल, यही आंसर होगा बच्चों इसका। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे ये देखिए F = म्यू mg, फ्रिक्शन निकालोगे म्यू 0.2, m 10 और g 10, तो ये 20 न्यूटन आ गया। पर आपने पुलिंग तो 10 न्यूटन ही किया है, जब 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 10 आएगा, इसलिए हम बोलते हैं ये सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू रखता है। इसलिए बच्चों यहां फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 20 है, पर फ्रिक्शन इसका 10 न्यूटन देना, आंसर 20 मत दे के आना। ये याद रखना, जितना पुलिंग होता है उतना फ्रिक्शन, पर अप टू सम लिमिट। जैसे ये देखो आप, यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिखोगे, म्यू mg, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg में सेम ये नाटक करके 20 न्यूटन आ गया, पर फ्रिक्शन भी 20 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है बच्चों, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना इस पे।
तो ये भी 20 आपके पास आ गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं इस वाले केस में। यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे बच्चों हम म्यू एम जी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू कितना है 0.2, एम 10 और जी भी 10। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 20 न्यूटन, पर पुलिंग फोर्स 25 है। तो बच्चों यहां फ्रिक्शन 20 ही रह सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं जो फ्रिक्शन आएगा वो भी 20 आएगा। देखो बच्चों यहां फ्रिक्शन 5 होगी, पुलिंग 5, फ्रिक्शन 10 पुलिंग 10, फ्रिक्शन 20 पुलिंग 20, फ्रिक्शन 20 पर पुलिंग 25 है। कहना नहीं ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो लिखा है अपन ने वो लिखा है 20 न्यूटन। इस केस में क्या होगा बच्चों, बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाएगा आगे की तरफ। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो 20/5 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 10 इंटू ए, इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा। तो इसमें इक्वेशंस बन जाएगी मोशन की। तो आप कहना यार सर ये तो मजा आ गया, ईच केसेस में फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है पर अप टू लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन तक, उसके बाद पुलिंग फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी विल मूव। इन तीनों केसेस में बॉडी रेस्ट में रहेगा। यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों हमने नेचर लिखी थी ना, कि क्या लिखी थी कि आपने लिखा था कि ये सेल्फ एक्टिंग, क्योंकि हम पुलिंग लगाएंगे तो एक्ट हो जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग, जितना पुल करोगे उतना बढ़ता जाएगा पर अप टू सर्टेन लिमिट, और हैज ए लिमिटिंग वैल्यू, वो ये आ गई 20 न्यूटन। देख सारा कुछ लिंक हो गया ना उस वाली बात से, नेचर से। ये लिमिटिंग वैल्यू पे डिपेंड करेगा बच्चों। लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है किसी केस में। बोलो बच्चों क्लियर हुआ बात? कॉपी इट। देखो मेरे प्यारे बच्चों वो एग्जांपल कितना अच्छा समझाया था मैंने कि फोर्स इंक्रीज करते जाओ, एक लिमिट के बाद बॉडी चल जाता है। जिस लिमिट तक बॉडी रुका रहता है वही स्टैटिक फ्रिक्शन को, मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग कहा था। तो आओ बच्चों हम इसे ग्राफ से समझते हैं। मेरी बात समझ, तूने उस वाले एग्जांपल में क्या इंक्रीज किया था? कहना पुलिंग फोर्स इंक्रीज किया था। तो क्या इंक्रीज हुआ था? कहना फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ था। तो पुलिंग फोर्स और फ्रिक्शन का क्यों ना हम ग्राफ बना ले? कहना हाँ सॉरी तो बना सकते हैं अपन ये, पर एक लिमिट तक, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, फिर काइनेटिक पिक्चर में आ जाएगा। सर समझ नहीं आई, अबे ग्राफ तो देख फिर समझ में आएगी। ओहो ये है ग्राफ। बच्चों इस ग्राफ में देखिए ऊपर लिखा है फ्रिक्शन, नीचे लिखा है पुलिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिसे कहते हैं। हमने जब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो बच्चों फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। जिनका बेसिक वीक है वो समझिए, जब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज तो देखिए आप फ्रिक्शन का लाइन ऐसे बनाते हैं, इसे इंक्रीज कहते हैं। तो ये इंक्रीज हो गया बच्चों। पर देखो अप टू सर्टेन लिमिट इंक्रीज हुआ ओ से ए तक, तो ए के बाद इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर लाइन स्ट्रेट हो जाएगा बच्चों। कहना क्या बात बोली यार। तो बच्चों अप टू ए इंक्रीज हुआ तो ए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ए मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन है, इसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों। ए के बाद बॉडी विल मूव, और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिट से थोड़ा कम होता है। कहना अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा नीचे आ गया। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन देखो यहां कांस्टेंट हो गया, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों इस ग्राफ में कुछ नहीं करना, आपको एक दो बातें मेरी ध्यान रखनी है। कहना अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट अप टू सर्टेन लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेक्शन कौन सा है? ओए। ए के बाद क्या होगा? फ्रिक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन सेम, डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। खत्म। इतना सा ग्राफ पढ़ना आपको। तो बच्चों मुझे लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, एग्जांपल क्लियर और ग्राफ क्लियर। ग्राफ में बोला पुलिंग फोर्स बढ़ाओ, फोर्स भी इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी, पर ए पॉइंट तक इंक्रीज होगा, ए के बाद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये रोज बोलना है। उसके बाद थोड़ा सा कम होके बच्चों काइनेटिक जो होता है मोशन में, वो फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, कम होके वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो डिपेंड ही नहीं करेगा बच्चों, वो डिपेंड ही नहीं करेगा अप्लाइड फोर्स पे। ये बार बार बोलना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। कहना सर फिजिक्स हिटलर सर मजा आ गया यार अब। तो बच्चों कॉपी इट। प्यारे बच्चों इस वीडियो के लास्ट में कुछ मेमोरी टिप्स आपको देना जो आप याद रखिएगा। बच्चों सबसे पहला टिप तो यह है कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आप इसको ऐसे बोलना कि सर ये नेक्स्ट चैप्टर में आप हमें डिटेल में पढ़ाओगे, पर अभी इतना बताओगे कि जो फोर्सेस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिटेल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। तो फर्स्ट टिप आप इसमें यहां से याद कर लीजिएगा बच्चों। सेकंड टिप वो कहता है बच्चों
force of friction always act in the direction of opposite to that of the relative motion between the surfaces. क्या मतलब है बच्चों? लोगों को पूछो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो कहते हैं जो मोशन का अपोज करता है। नहीं बच्चे, वो गलत है। ये मोशन को तो सपोर्ट करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे? पहले बताओ। फ्रिक्शन होता है इसलिए हम चल पाते हैं, तो बोलना फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन, दो सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, पर मोशन का सपोर्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप चलते हो ना, तो बच्चों आप याद रखना, मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूं कि सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले, तो आपका फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? साउथ, ईस्ट या वेस्ट? तो जनरली बच्चे साउथ बोल जाते हैं। कह रहा नहीं बच्चे, जब आप नॉर्थ में चले तो फ्रिक्शन भी नॉर्थ भी लगता है। रीजन क्या है कि हम अपने पैर को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो हम आगे चलते हैं। जब पीछे प्रेस करेंगे साउथ की तरफ तो फ्रिक्शन बच्चों रिलेटिव लगता है, वो नॉर्थ पे लग जाता है। तो रिलेटिव याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव सरफेसेस का पार्ट है, ना कि मोशन का अपोज कर रहा है। मेरे चलने का सपोर्ट कर रहा है भाई, नहीं तो मैं चलूंगा कैसे सरफेस पे? तो बच्चों याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं करता। अगर हम नॉर्थ में चलेंगे तो फ्रिक्शन भी नॉर्थ में साथ साथ चलेगा। फाइन बच्चों, सेकंड पॉइंट भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस नॉलेज वाज यूज्ड बाय मैन टू इन्वेंट द व्हील्स। देखो बच्चों, रोलिंग मोशन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग में क्या होता है बच्चों? एलिवेशन डिप्रेशन, पहाड़ों और गड्ढे जो रफ सरफेस से टकराते हैं तो ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग में वो क्रॉस करते हैं दूसरे के ऊपर ऐसे करके। जब क्रॉस करेंगे तो बच्चों फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो याद कर लो बच्चों इस पॉइंट को। आओ बच्चों हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीजेस ब्रैकेट में रादर देन टू डिक्रीज व्हेन द सरफेसेस आर मेड हाईली स्मूथ। देखो बच्चों, फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस में सबसे कम होता है और रफ सरफेस में ज्यादा होता है, पर अगर सरफेस वेरी स्मूथ हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है बच्चों, इंक्रीज होता है। जैसे दो ग्लास, कांच जो होते हैं, कांच दो ग्लास, वो आपस में स्मूथ होते हैं, पर दूसरे को तो रखोगे ना चलते नहीं है, खिसकते नहीं है वो, क्योंकि हाईली स्मूथ है ना बच्चों, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, स्मूथ में कम होता है, रफ में ज्यादा होता है, और हाई स्मूथ में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कहना क्यों? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से बच्चों। तो आओ बच्चों इसका आप एक पॉइंट और लिख लेते हैं लास्ट। वो कहता है द एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिव राइज टू फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। बस ये पॉइंट वही है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है ये वो आंसर है इसका, बस कि फ्रिक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से होता है। ये लेटेस्ट थ्योरी कहती है। तो ये कुछ टिप्स थी बच्चों जो याद रखने वाली थी। कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।